Hello everyone, I hope you will be doing great. Someone please confirm am I audible or not? Okay, thank you. प्यारे बच्चों, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा 6 लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, चाहे वो CSS का है या PMS का है, उसमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है और वो है थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कि हर सब्जेक्ट का उस पे ग्रिप डाल लो। ठीक है, अगर आपका थ्योरी वाला पोर्शन स्ट्रांग है आप वहाँ से रेफरेंस निकाल के अपने क्वेश्चंस में इनपुट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। जैसा कि नाम से जाहिर है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बुनियादी तौर पर ह्यूमन एलिमेंट पे फोकस करता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये कहता है कि यार इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट ना करो, इंसान भी आखिर एक अल्लाह पाक की तख्लीक हैं, तो इन पे रहम खाओ। और भी तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इंसान से काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी किसने? एल्टन मायो ने दी। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसने ये अप्रोच कैसे दी। एल्टन मायो ने क्या किया? एल्टन मायो ने हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया। 1927 से लेके 1932 के दरमियान इसने क्या किया? हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया, हैथॉर्न स्टडीज़ कंडक्ट की। इसने क्या किया बेसिकली? इसने ये किया कि इसने वर्कर्स के दो ग्रुप बनाए। ठीक है, एक ग्रुप को एल्टन मायो ने लाइट दी, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया, उनके जो काम करने की जगह थी उसको बेहतर बनाया, वहाँ पे लाइट दी, पंखे लगाए, अच्छी क्वालिटी के उनको मशीन्स दी, सब कुछ किया। ग्रुप 2 जो था उसको एल्टन मायो ने कुछ भी नहीं दिया, उसको उसने एज यूजुअल जो था वैसे ही रहने दिया। ठीक है, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दोनों जो ग्रुप्स थे उनकी जो आउटपुट थी वो क्या हो गई? इनक्रीज हो गई। दोनों ग्रुप्स की इनपुट जो है वो क्या हुई? इनक्रीज हो गई। अब बड़ी यार हैरान की बात है कि एक ग्रुप को तो कंडीशंस इम्प्रूव की, वहाँ पे लाइट भी दी गई, वहाँ पे सारी कंडीशन दी गई, फूड दी गई, सब कुछ दिया गया, जबकि जो सेकंड ग्रुप था वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, वहाँ कंडीशन एज यूजुअल रखी गई। तो दोनों की आउटपुट कैसे बढ़ गई? दोनों की आउटपुट कैसे बढ़ गई? तो एल्टन मायो कहता है, एल्टन मायो बुनियादी तौर पर कहता है, उसका पोस्टुलेट जो है थ्योरी के, वो ये कहता है कि ह्यूमन के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, इनको मशीनी सोल्यूशन नहीं चाहिए, इनको ह्यूमन सोल्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वर्कर्स हैप्पी होंगे तो वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। अगर वर्कर जो है उनमें एपैथी है, उनमें मुर्दा दिली है, तो वो कभी भी एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन बनाने में आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो पहला उसने जो पोस्टुलेट दिया अपनी थ्योरी का, उसने कहा कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स को ह्यूमन सोल्यूशन चाहिए और जो हैप्पियर वर्कर्स हैं ये बेस्ट काम करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाने में। दूसरा उसका जो पोस्टुलेट है वो ये है कि उसने सोशल मैन को तरजीह दी रेदर देन इकोनॉमिक मैन। उसने कहा कि एक आदमी अगर सोशल होगा, उसका सोसाइटी के साथ बॉन्ड अच्छा होगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बंदा बनेगा, वो सोसाइटी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा बजाय कि एक इकोनॉमिक मैन के। थर्ड नंबर पे एल्टन मायो ने पोस्टुलेट दी, उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस टू बी व्यूड एज सोशल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम के तौर पे देखा जाए, ना कि एक मशीन या मैकेनिकल कॉग्स के तौर पे देखा जाए। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट उसने दिया, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते।
फिर एल्टन मायो ने क्या किया, सोशल एथिक्स पे फोकस किया, सोसाइटी की जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उन पे फोकस किया, ना कि इंडिविजुअल पे फोकस किया। उसने ये कहा कि अगर बेटर इन्वायरमेंट होगा तो बेटर प्रोडक्टिविटी आएगी, बेटर एफिशिएंसी आएगी, जो वर्क फोर्स है उसकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ नहीं भी आया तो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। कैसे? अब मैंने आपको बताया कि यार एक ग्रुप में तो उसने अच्छी कंडीशन दी, एक ग्रुप को, जो सेकंड ग्रुप था उसको उसने एज यूजुअल रखा, ठीक है। लेकिन दोनों की प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ गई? दोनों की प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ गई मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों के जो वर्कर थे उनको क्या किया जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था, उनका क्या किया जा रहा था, मुशाहिदा किया जा रहा था। मुशाहिदे की वजह से अब कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? मुशाहिदे की वजह से प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ी क्योंकि लोग उस वक्त ज़्यादा काम करते हैं जब उन पर कोई नज़र रखता है, जब उनको कोई इम्पोर्टेंस देता है, जब वो ऑब्ज़र्व किए जा रहे होते हैं, तब लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा काम करते हैं, लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो एल्टन मायो क्या कहता है? एल्टन मायो कहता है कि लोगों को तरजीह दो, लोगों पर काम करो। जब आप लोगों पर काम करेंगे, आपका उनके साथ बॉन्ड अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाने में, वो एफिशिएंसी लाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व्ड पीपल जो होते हैं, जब लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, उनकी लुक आफ्टर की जाती है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग अच्छा काम करते हैं और वो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इदारे को अच्छा बनाने में आपका अपना रोल प्ले अदा करते हैं। तो एल्टन मायो की कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले उसने ह्यूमन रिलेशंस को एम्फिसाइज किया, उसने ह्यूमन रिलेशन पे फोकस किया, उसने ह्यूमन एलिमेंट को, जो कि इग्नोर किया जा रहा था, मैक्स वेबर ने इग्नोर किया और टेलर ने इग्नोर किया। इन दोनों ने लोगों को क्या किया, मैकेनिकल कागज़ की तरह ट्रीट किया, मशीन की तरह ट्रीट किया। लेकिन जो एल्टन मायो था, इसने क्या किया, इसने ह्यूमन रिलेशन पे एम्फोसिस किया। इसने कहा नहीं, आप ग्लोरीफाइड मैन को प्रेफर ना करें, उसने कहा आप मैन को सोशल बनाएं, उनको सोसाइटी में तरजीह दें, आप उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करें। आप अगर उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो आपके साथ वो भी कोऑपरेट करेंगे, वर्कर भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा। उसने कहा फार्मल ग्रुप्स की ज़रूरत ही नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाओ, आप अपने एफिशिएंसी लेनी है, इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाओ। वर्कर की पार्टिसिपेशन को उसने यकीनी बनाया। उसने कहा कि यार वर्कर भी एक इंसान है, उसको पार्टिसिपेट करो, उसको डिसीजन मेकिंग में लेके आओ। जब आप उसको डिसीजन मेकिंग में मेरे प्यारे बच्चों लेके आओगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो अपना अपने तरफ से जो की पॉइंट देगा डिसीजन मेकिंग में, फिर वो उसको अब पूरा करने में भी आपकी हेल्प करेगा। फिर लास्ट नंबर पे वो कहता है कि आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को भूल जाओ, आप वर्कर पे काम करो। फाइनेंस जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है या साइड प्रोडक्ट है अच्छे वर्कर की। जब वर्कर अच्छा होगा, मालिक नहीं भी होगा, तब भी वो क्या करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, अपने इदारे के लिए काम करेगा और अल्टीमेटली इदारा जो है वो प्रॉस्पर करेगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इस थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म है, इसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया, ठीक है। पहले जो इसका क्रिटिसिज्म है ये है कि ये एक रॉन्ग अजम्पशन पे बेस करती है। इसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या रहा, उस इसका मकसद भी क्या था? इसका मकसद भी था लोगों के साथ प्यार करके सिर्फ क्या अटेन करना, एफिशिएंसी अटेन करना, प्रोडक्टिविटी अटेन करना। दिल से लोगों की खिदमत नहीं की गई, सिर्फ क्या किया गया है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी हासिल करने के लिए लोगों की खुशामद बरामद की गई है। फिर वो कहता है कि ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है उसको तो आसान है ना इंस्ट्रक्शन देना, सब चीज़ें मैनेज करना, लेकिन एंड पे फिर पिसना किसने है, वर्कर ने पिसना है ना। तो वो कहता है कि ये कंडक्टिव फॉर मैनेजर्स ओनली। फिर वो कहता है कि अगर आप ग्रुप्स बनाएंगे, लोगों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपके पास लेबर की शॉर्टेज हो जाए। ये एक वैग्यू थ्योरी है, एक गैर वाज़ेह थ्योरी है, ठीक है। और लास्ट पे ये ह्यूमन एलिमेंट को ओवर एम्फिसाइज कर देता है। ये कहता है कि ह्यूमन के रिलेशनशिप को बेहतर बनाओ। हो सकता है अगर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना भी लेते हैं तो इन द एंड वो आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी ना दे। हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन के साथ लायल नहीं होता, या अपने बॉस के साथ लायल नहीं हो सकता। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। क्यों? ये एक रॉन्ग अजम्पशन पे बेस है।
इसका एंड भी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी रहा। ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए अच्छी है, इसमें लेबर की शॉर्टेज भी हो सकती है, ये एक वैग्यू थ्योरी है और ये ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा एम्फसाइज करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अब तक सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ी वो पढ़ी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। फिर मैंने आपको पढ़ाई मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। देन हमने पढ़ी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर की। और आज हमने मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर में पढ़ी है एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी या ह्यूमन अप्रोच रिलेशनशिप अप्रोच वाली जो थ्योरी है वो हमने पढ़ी है। अभी हमारी कुछ और थ्योरीज बाकी हैं, आपने जुड़े रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि पीएमएस और सीएसएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में नंबर लेने का वाहिद तरीका क्या है? वाहिद तरीका ये है कि आपने हमेशा अपने थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसको स्ट्रांग बनाना है। मैं हर पोर्शन पे हर टॉपिक पे थ्योरी इसलिए अलहदा बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप क्लियरली इन चीज़ों को समझ लें। बाकी रही बात मटेरियल की, जो नोट्स मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ अगर आप यही भी कर लेते हैं जिस तरतीब से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ, पहले कोई और चीज़ बताता हूँ। जो चीज़ पहले बता रहा हूँ लेक्चर में आपने वो पहले लिखनी है उधर, और जो चीज़ बाद में बताता हूँ वो बाद में लिखनी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऑप्शनल या कंपलसरी के अगर लेक्चर चाहिए हों तो आप इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ फुल कोऑपरेट करेगी, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, मैं भी कोऑपरेट करूँगा। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट स्पेशली ऐसे और प्रेसी की एवेलुएशंस करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको एवेलुएट करके देंगे और आपकी जो करेक्शंस हैं वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।